फ्रेंड्स, हम 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड की फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे उसके आगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो आज हम उसके आगे की बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप आज डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम उसमें बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं। चलिए, सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि बायो का मतलब है लिविंग, बायो का मतलब है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में, या फिर मैं बोलूंगी कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में मिलने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेराइटी है, उनकी स्पीशीज है, ठीक है, या फिर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी। तो हम यहाँ पर उसको डिफाइन कर रहे हैं, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में मिलने वाले कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए हम यहाँ पे बायो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो द नंबर ऑफ स्पीशीज और द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें अर्थ के बारे में, तो अर्थ पे भी कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स है, यानी कि जो स्पीशीज है, वो गिवन है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में भी एक लाइन गिवन है, अर्थ पर मिलने वाले जो नंबर ऑफ स्पीशीज है उनके बारे में। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8। तो वो किस में दिया हुआ है, वो लाख है, मिलियन है, बिलियन है, क्या है, क्वेश्चन मेडिकल में यही पूछा जाता है, ठीक है। तो वो 1.7 से 1.8 मिलियन गिवन है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर उन्होंने 17 to 18 लाख भी कर दिया तो वो एक ही बात है भाई, ठीक है ना। तो उसमें क्या लिखा होगा, या तो आपको ये टर्म्स दी होगी, ये यूनिट गिवन होगी, या फिर दूसरी होगी 17 to 18 लाख। तो फिर आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हमने बात की है अबाउट द स्पीशीज, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज या कितने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। तो एक यहाँ पे मैं कुछ ग्राफ या चार्ट जैसे बना के दिखा देती हूँ। एक पाई चार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक रीजन है ए और ये है बी। तो देखते हैं कि ए और बी में से किसकी, यानी कि किस जगह पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो मैं पाई चार्ट बना रही हूँ उसकी बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देख के बता सकते हो कि कहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। तो ये हो गया ए एंड दिस इज बी, ठीक है। तो आपको इसको देख के पता चलेगा कि ए या बी में से कहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक है, ए की या बी की। आपने खुद आंसर सोच लिया होगा। तो अगर किसी ने आंसर ए बोला है और अगर किसी ने आंसर बी बोला है, तो आप सुने कि ए में आपने ये देखा, यार यहाँ तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, मतलब अगर ये एक स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है, तो आपने उनको काउंट किया है, ठीक है। लेकिन बी में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो एक स्पीशीज, दूसरी स्पीशी और तीसरी स्पीशी, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ दो ही तरीके के ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दो ही स्पीशीज प्रेजेंट है और यहाँ पर 3 स्पीशीज प्रेजेंट है। तो मैंने कहा था आपको इंडिविजुअल्स को नहीं गिनना है, आपको ये देखना है कि कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज है उनका नंबर ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर बेशक इंडिविजुअल्स का नंबर कम है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम है, लेकिन जो टाइप ऑफ स्पीशीज है वो यहाँ पर ज्यादा है, 1, 2 and 3। इन ए, अगर हम ए के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ दो ही तरीके के इंडिविजुअल है, स्टार और सर्कल, ठीक है। तो इससे हमने एक एग्जांपल देखा और हमें पता चला कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका मतलब होता है किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलने वाले नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे, यार जब इतनी नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे वर्ल्ड में अवेलेबल है तो उनको किस तरीके से हम स्टडी करेंगे, ऐसे कौन से फीचर्स होंगे या फिर उनको नाम क्या देंगे, कैसे देंगे, सब चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। नॉमेनक्लेचर, तो बेसिकली नॉमेनक्लेचर का मतलब होता क्या है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हम इसको नामकरण कह सकते हैं, राइट। होगा क्या, कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, हो सकता है कि किसी साइंटिस्ट ने अभी भी किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया हो और वो चाहता है कि मैं इस इंडिविजुअल का एक नाम रखूं, ठीक है। तो वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को नाम देने का जो प्रोसेस है, और वो भी ऐसा नाम जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम हो,
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में उसको कुछ और कह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कह रहे हैं, अमेरिका में कुछ और कह रहे हैं। तो होना ये चाहिए कि हर एक जगह पर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम सेम हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, राइट। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देने का तरीका, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म in such a way, इस तरीके से, in such a way that the organism is known, that the organism is known by the same name all over the world, is known by the same name all over the world, यानी कि पूरे वर्ल्ड में वो जो इंडिविजुअल है, वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो एक ही नाम से जाना जाए। तो ऐसा नाम देने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नॉमेनक्लेचर टर्म दिया था, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्लस लिनियस के बारे में। तो ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नॉमेनक्लेचर टर्म दिया था, और आगे चल के इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर एक वर्ड बोला था। तो जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर है उसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक साइंटिफिक नेम में दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, किसी भी एक साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें से जो पहला कंपोनेंट होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो स्पीशीज को। तो जो कार्लस लिनियस है इन्होंने दिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या होता है? एवरी साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट। इनके हिसाब से हर एक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होंगे। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो उसको यानी कि उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो उसके स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्लस लिनियस के बारे में, जो कि ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी उन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी उन्हीं को कहा जाता है। तो ये जो कार्लस लिनियस है इन्होंने एक्चुअल में ऐसे टर्म दी, इन्होंने बोला कि सभी साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला कंपोनेंट जीनस और दूसरा कंपोनेंट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं मैंगो के साइंटिफिक नेम के बारे में, तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। वैसे ह्यूमन बीइंग के साइंटिफिक नेम के बारे में हम बात करते हैं तो होमो सेपियंस, ठीक है। पोटैटो के साइंटिफिक नेम उसका क्या होगा? पोटैटो का जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। लॉयन का पैंथेरा लियो। लेपर्ड का, तो ये सारे जो साइंटिफिक नेम है सभी के अंदर आप क्या देखोगे? दो दो कंपोनेंट्स है, चाहे टाइगर का साइंटिफिक नेम हो, ह्यूमन का हो, पोटैटो का हो या फिर मैंगो का, ठीक है। अनियन का ले सकते हो, एलियम सेपा। तो ये जितने भी साइंटिफिक नेम है तो इनमें आप सब इन सभी नेम्स में आप क्या देख रहे हो कि ये दो कंपोनेंट्स है, और इन सभी नेम में जो पहला कंपोनेंट होता है वो जीनस को और जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैंगो के साइंटिफिक नेम को मैंने इस तरीके से लिखा है। अगर मैं होमो सेपियंस लिखती तो किस तरीके से लिखती? ये देखिए, होमो सेपियंस। तो बेसिकली यहाँ पर जो नाम लिखने का तरीका है वो भी कार्लस लिनियस ने ही डिसाइड किया था कि किस तरीके से नेमिंग की जाएगी साइंटिफिक नेम्स की, है ना। तो पहली बात अगर मैं पूछूं कि यार ये जो साइंटिफिक नेम हम यहाँ पर लिख रहे हैं हमें इनकी जरूरत क्या पड़ी, या फिर क्या कोई और तरीके का भी नेम हो सकता है? बिल्कुल, दो तरीके के नाम हो सकते हैं। एक तो होता है साइंटिफिक नेम और दूसरा होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब है जो कि एक स्पेसिफिक जगह के हिसाब से ही आप लोग उसको देखोगे या बोलोगे, ठीक है। और साइंटिफिक नेम एक ऐसा नाम है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही रहता है, सेम रहता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। चलो मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप किसी से भी पूछोगे कि मेरा नाम क्या है तो वो सब भावनापुरी बोलेंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरी जो ग्रैंड मदर है, मेरी जो दादी है, जो मेरे दादा है, नानी है, सब मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हो। तो वो जो इंडिविजुअल पर्सन बुला रहे हैं ना मुझे अलग अलग नाम से, स्वीटी, किट्टी एंड ऑल, तो वो सब क्या है? वो सब क्या होंगे? वो सब मेरे कॉमन नेम होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भावनापुरी है वो साइंटिफिक नेम है, बिल्कुल वैसे ही मैंजीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है, राइट। और होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम, ठीक है। तो क्या जरूरत पड़ी थी साइंटिफिक नेम की? भैया कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर कभी भी कंफ्यूजन होती है दैट मीन्स वो आपको उसका साइंटिफिक नेम नहीं पता, ठीक है।
तो यहाँ पर हम आगे बात कर रहे हैं, अगर किसी साइंटिस्ट ने न्यूली जो रिसर्च की है या किसी एक नए प्लांट को, किसी नए एनिमल को डिस्कवर किया है, और मान लो कि कोई एक साइंटिस्ट है जिसने न्यू प्लांट को डिस्कवर किया, वो कह रहा है भाई मुझे तो उस प्लांट का नाम ना मैंजीफेरा इंडिका ही रखना है, क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, बिकॉज मैंजीफेरा इंडिका इज ऑलरेडी द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। क्योंकि वो ऑलरेडी मैंगो का साइंटिफिक नेम है तो फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर उसको कहाँ से डिटेल्स मिलेंगी, कैसे पता चलेगा? भाई किसी भी पर्सन को ये तो नहीं होगा कि पूरे इतने मिलियन, इतने लाख स्पीशीज के साइंटिफिक नेम्स रटे हुए हो सकता है कि मुझे किसी चीज का साइंटिफिक नेम नहीं पता हो, किसी दूसरे साइंटिस्ट को किसी दूसरी चीज का साइंटिफिक नेम नहीं पता हो, है ना। तो आप यहाँ पर देखोगे कुछ जैसे ICBN और ICZN टाइप से कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं, ICBN एंड ICZN, ये क्या है? कुछ नोमेनक्लेचर की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है सारे डाटा कलेक्ट करने के लिए अबाउट द प्लांट्स और द एनिमल्स। तो यहाँ पर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यहाँ पर बी का मतलब है बॉटनी, यानी कि प्लांट से रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक नेम्स, इंफॉर्मेशन, वो सब चीजें आप ICBN से गैदर कर सकते हो। और ICZN का मतलब है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि एनिमल से रिलेटेड साइंटिफिक नेम या जो बाकी डिटेल्स होंगी वो हमें ICZN से मिल सकती है। तो यहाँ पर है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। एज आई टोल्ड यू, बॉटनी का मतलब यहाँ पर प्लांट से है, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। एंड ICZN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर बॉटनी और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के बारे में बात हो रही है, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस किस के रिलेटेड बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो बॉटनी के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जूलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ये हमने बात किया है नोमेनक्लेचर के बारे में, जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्होंने कहा सभी साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका भी कार्लस लिनियस ने ही डिसाइड किया था। उन्होंने कुछ रूल्स दिए, उन्होंने बोला कि यार ऐसे थोड़ा कोई भी अपनी मर्जी से कैसे भी लिख लेगा, कुछ स्पेसिफिक रूल्स उन्होंने दिए थे। उन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक नेम्स को लिखने के लिए भी एक स्पेसिफिक तरीका है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि साइंटिफिक नेम्स को लिखने का क्या तरीका, क्या रूल्स कार्लस लिनियस ने हमें बताए थे, ठीक है। तो जो कार्लस लिनियस है उन्होंने क्या रूल्स दिए थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बोला जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं, ऑल द साइंटिफिक नेम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन। जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं, दीज आर टेकन फ्रॉम लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स को कौन से लैंग्वेज से लिया जाता है? लैटिन से। एंड रिटन इन इटैलिक्स, और कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है? इटैलिक्स में। तो जो सबसे पहला रूल दिया था कार्लस लिनियस ने वो ये था कि जितने भी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है सभी साइंटिफिक नेम का, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा सभी साइंटिफिक नेम का, वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीशीज को। सेकंड कंपोनेंट विल रिप्रेजेंट स्पीशीज, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है भाई। थर्ड रूल उन्होंने दिया था कि जो फर्स्ट लेटर होता है जीनस का, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल। जो पहला लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल होता है, whereas the first letter of species is small. First letter of species is small. यानी कि जीनस का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा और स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल। और जो फोर्थ रूल उन्होंने दिया था वो ये था कि whenever hand written, जब भी हम इन साइंटिफिक नेम्स को खुद से लिखेंगे तो उनमें आपको जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। Whenever handwritten, जब भी हम इनको खुद से लिखते हैं, these are separately underlined. These are separately underlined. तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप साइंटिफिक नेम्स लिखोगे तो उसमें जीनस और स्पीशीज को अलग से अंडरलाइन करोगे। तो देखिए हमने बोला कि लैटिन लैंग्वेज से लिख रहे हैं, इटैलिक्स में लिखे जा रहे हैं। हम मैंगो के साइंटिफिक नेम को लिख रहे हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पर एम कैपिटल है, आई स्मॉल है, यानी कि जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल। अब इनको हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम इनको खुद से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे।
करेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि कार्लस लिनियस ने दिए थे, जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं जब भी हम किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखें। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो नॉमेनक्लेचर और बायोडाइवर्सिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन। तो भाई क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, तो जो क्लासिफिकेशन है, अगर एक सिंपल टर्म में मैं उसकी बात करूं तो उसका मतलब है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। तो जब भी हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब किस बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे वो जानना भी तो जरूरी है। तो मैंने बोला द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो चलिए हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। ओके, वैसे तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मैं वो सब चीजें चैप्टर वाइज ही डिस्कस करूंगी। तो जो आपका चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम है, उसी में मैं बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस उसके बारे में करूंगी। तो मैंने बोला ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज on the basis of the grouping of organisms into different categories on the basis of their observable characters, तो यानी कि जो कैरेक्टर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके आधार पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, उसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन है, अगर आप उसको देखो कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन, या फिर उसमें आप आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, या फिर फाइलोजेनेटिक। नेचुरल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब भी आपने किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फीचर्स को इक्वली ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उन्हीं दोनों फीचर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया? डिफरेंशिएट किया। तो वो तो नेचुरल क्लासिफिकेशन होगी। लेकिन आर्टिफिशियल का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। तो जैसे एरिस्टोटल थे, जिनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, या फिर दूसरे जैसे कि कार्लस लिनियस हो गए, उन दोनों ने ही एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन दी थी, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दी थी, जिसको हमने क्या बोला था? एक्सटर्नल के बेसिस पर, यानी कि आर्टिफिशियल। और जैसे कि आर.एच. विटेकर है, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फीचर्स को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ फाइलोजेनेटिक। भाई फाइलोजेनेटिक वर्ड का मतलब ही होता है इवोल्यूशनरी। तो वो क्लासिफिकेशन जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होगी, उसको हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तख्ताजन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। साथ ही में एक और साइंटिस्ट है, दो इनफैक्ट, एंगलर एंड प्रांटल। उन सभी ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी? फाइलोजेनेटिक, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस। ठीक है भाई, चलिए, तो वो सब चीजें हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। अब इसमें आप देखो कि टैक्सोनॉमी एक टर्म है। टैक्सोनॉमी क्या मतलब है भाई? टैक्सोनॉमी का इसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ साइंस। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the classification of organism। ठीक है भाई, the branch of science that deals with the classification of organisms, इसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो जो टैक्सोनॉमी है, इसमें आप देखोगे 7 स्टेप्स आते हैं। कितने लेवल, कितने स्टेप्स आते हैं टैक्सोनॉमी में, क्लासिफिकेशन में, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक टर्म आपको बता दूं, एक है टैक्सा और एक है टैक्सॉन। ठीक है, तो जो टैक्सा और टैक्सॉन वर्ड है वो क्या है और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप ये टर्म देखिए, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इसका मतलब क्या है भाई? जब भी ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टमिक मैनर में अरेंज किया जाता है, जब भी ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किया जाएगा, विच इंक्लूड्स देयर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो मैं कह सकती हूँ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स या द सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स, ये चीजें जो जरूरी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर
आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो जो सिस्टमैटिक्स है उसका मतलब है the arrangement of organism या the systemic arrangement of organisms that includes identification, nomenclature and classification, and systematics is one of the most important parameters for the evolutionary changes। तो अगर हम evolutionary changes को स्टडी करना चाहते हैं, सिस्टमिक में जो अरेंजमेंट है या जो नॉमेनक्लेचर है उसको अच्छे से डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए सिस्टमैटिक्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ये टर्म भी कार्लस लिनियस ने ही दी थी। तो जो कार्लस लिनियस है वही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सिस्टमैटिक्स टर्म दी थी और इसके बारे में एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरा। सिस्टमा नेचुरा ये वो बुक है जिसमें कार्लस लिनियस ने डिस्कस किया है अबाउट द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, लेकिन एक वर्ड है न्यू सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स, तो जो न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म है ये दी गई थी बाय अनदर साइंटिस्ट नेम जूलियस हक्सले। जूलियस हक्सले, तो ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने टर्म दी थी न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, मतलब सिस्टमैटिक्स टर्म तो कार्लस लिनियस ने दी थी लेकिन जो न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म है वो दी थी जूलियस हक्सले ने। तो यहाँ पर हमने बात की क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। फिर हमने सिस्टमैटिक्स पढ़ा, द सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर हमने पढ़ा कि सिस्टमा नेचुरा एक बुक है जो कि कार्लस लिनियस ने लिखी थी एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर। जो टर्म है न्यू सिस्टमैटिक्स इट वाज गिवन बाय जूलियस हक्सले। ठीक है भाई, तो जो टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने यहाँ पर बात की है भाई, ये टैक्सोनॉमी यानी कि वो जो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है अबाउट द क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए जो 7 लेवल्स ऑफ कैटेगरीज है और क्लासिफिकेशन में 7 कैटेगरीज आती है वो कौन कौन सी है, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। यानी कि यहाँ पर जो के है वो किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी यानी कि फाइलम, सी यानी कि क्लास, ओ यानी कि ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। तो ये जो डिफरेंट मैंने यहाँ पर स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये जो अलग अलग कैटेगरीज लिखे, दीज आर द ऑब्लिगेट कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, आपसे पूछा जाता है कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो टोटल कितनी है, 7 कैटेगरीज है। ठीक है भाई, तो जब भी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, तो ताकि उनकी जो स्टडी है वो आसान हो सके, उनके जो फीचर्स है उनको हम स्टडी कर सके, क्योंकि वास्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, इतनी सारी स्पीशीज है, तो इंडिविजुअली सबके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जब हम उनको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म के फीचर्स अगर आपको पता है तो आप उस कैटेगरी में आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्टेप वाइज मैंने अरेंजमेंट की है इसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, इसका मतलब क्या होता है भाई, स्टेप वाइज अरेंजमेंट और स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये मेडिकल में पूछा जाने वाला अलग क्वेश्चन है, ये भी मेडिकल में पूछा जाता है। स्टेप वाइज अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन, स्टेप वाइज अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, यानी कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब है स्टेप वाइज अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब भी प्लांट्स या एनिमल्स की जो स्टेप वाइज क्लासिफिकेशन है या जो अरेंजमेंट है उसके बारे में बात होगी तो आप उसको बोलोगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितनी कैटेगरीज होती है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज, ये भी पूछा जाता है। तो ये जो 7 कैटेगरीज है ये है कौन कौन सी और क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो बेसिक लेवल पर कैटेगरी है वो है स्पीशीज। ठीक है, सबसे बेसिक लेवल पर जो कैटेगरी है वो है स्पीशीज। एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं पैंथेरा लियो। लियो का मतलब यहाँ पर लायन है, तो ये लायन का साइंटिफिक नेम हुआ। पैंथेरा पार्डस, ये लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। एंड पैंथेरा टाइग्रिस, ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि अगर मैं सिर्फ पैंथेरा लिखूं, लियो लिखूं ही ना, पार्डस लिखूं ही ना या टाइग्रिस भी ना लिखूं, तो क्या आपको पता चलेगा कि मैं इस जीनस से बिलोंग करने वाले किस स्पीशीज के बारे में बात कर रही हूँ?
नहीं पता चलेगा। तो जब तक आप किसी भी कोई भी साइंटिफिक नेम जो आपको गिवन है, जब तक आप किसी भी साइंटिफिक नेम की स्पीशीज के बारे में नहीं जानते, आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो स्पीशीज है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। पूरी जो क्लासिफिकेशन है, सॉरी, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। ठीक है, अब स्पीशीज के बारे में आपको पता चल गया। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो कोई भी वो इंडिविजुअल्स जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके अंदर जो मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एंड दैट कैन इंटरब्रीड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सबसे ज्यादा सिमिलर फीचर्स प्रेजेंट हैं और जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लियो के बारे में बात हो रही थी, तो जितने भी लायंस हैं वो सब मिलाकर एक स्पीशीज से बिलोंग करेंगे, जितने भी टाइगर्स होंगे सब मिलाकर एक स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लियो, पार्डस, टाइग्रिस, ये सब अलग अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन सभी स्पीशीज को एक ही जीनस में डाला गया, जो कि है पैंथेरा। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, कुछ ना कुछ इनके अंदर सिमिलैरिटीज होंगी। जो लियो है, जो टाइग्रिस है, या तो हो सकता है बाकी ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में ये स्पीशीज एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं जीनस के लिए, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, यानी कि जीनस में वही सारी स्पीशीज इंक्लूड की जाती हैं जो दूसरों के तुलना में, दूसरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं। तो हम कह सकते हैं जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। सिंपल तरीका है इसको याद करने का। तो जब हमें पता चला कि भाई जीनस क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, तो यहाँ पर मैं एक और स्पीशीज के बारे में बात कर रही हूँ, जैसे कैट के बारे में बात कर रहे हैं भाई, फेलिस फेलिस। तो जो कैट है, जो बिल्ली है, उसका साइंटिफिक नेम हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप देखोगे, अगर आपने सुना हो तो शेर की मौसी भी कहा जाता है ना कैट को। तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी सिर्फ हाइट छोटी है, साइज में वो छोटी है, काफी सारे जो फीचर्स हैं वो इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि हम कह सकते हैं कि ये सेम ही कैटेगरी से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिज्म है। तो इसीलिए जो ये जीनस है पैंथेरा और ये जो जीनस है फेलिस, यानी कि जो लायन का जीनस है पैंथेरा और जो कैट का जीनस है फेलिस, ये दोनों ही जीनस बाकी जेनेरा के कंपैरिजन में, बाकी जीनस के तुलना में एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है। इसीलिए इन दोनों जीनस को हमने सेम ही फैमिली में डाला है और वो फैमिली है फेलिडे। वो फैमिली क्या है, फेलिडे। तो हम कह सकते हैं फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। जेनेरा यानी कि जीनस, तो जो फैमिली है वो जो रिलेटेड जीनस होते हैं उन्हीं के ग्रुप से मिलकर बनी है। तो फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, यानी कि जेनेरा। जीनस का प्लूरल क्या होता है, जेनेरा। तो एक फैमिली हमारे सामने है फेलिडे, दूसरी फैमिली हम यहाँ पर ले रहे हैं डॉग की फैमिली विच इज कैनिडे। कैट, लायन, टाइगर, इन सब की फैमिली क्या है, फेलिडे, और डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडे। भाई डॉग भी मांस खाता है, फ्लैश ईटर है, और फेलिडे यानी कि इसमें आने वाले जितने भी लायन, टाइगर और कैट है वो भी मांस खाते हैं, वो भी फ्लैश ईटर्स हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि ये दोनों फैमिलीज जो काफी ज्यादा सिमिलर है, वो फैमिलीज जो दूसरों की तुलना में एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर है, उनको हमने सेम ऑर्डर में डाला है। तो वो ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोर्स कौन होते हैं, वो इंडिविजुअल्स जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। फिर से सुनिए, जो ऑर्डर है वो दो रिलेटेड स्पीशीज, दो रिलेटेड फैमिलीज का ग्रुप है। तो हमने बोला ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर आपने देखा है कार्निवोरा, दूसरा ऑर्डर हम ले सकते हैं प्राइमेटा। दूसरा ऑर्डर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्राइमेटा। भाई प्राइमेट्स में कौन ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्राइमेट्स में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनकी बॉडी पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, राइट, जैसे कि ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी, गिबन, ये सब प्राइमेट्स में आते हैं।
ठीक है। तो हम में यानी कि ह्यूमन, मंकी, चिंपैंजी और ये जो कैट, डॉग, लॉयन, इन सब में क्या सिमिलैरिटी है? ऐसा क्या फीचर है जिस वजह से इन दोनों ही ऑर्डर्स को हम सेम कैटेगरी में, सेम फाइलम में डाल रहे हैं? तो वो सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों ही कैटेगरीज में, ऑर्डर्स में क्या प्रेजेंट है? सेम क्लास में क्यों डालेंगे? मेमोरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पर एक क्लास है मेमेलिया, द क्लास इज मेमेलिया, क्योंकि चाहे ह्यूमन, मंकी, गिबन, चिंपैंजी हो, चाहे कैट, डॉग, लायन या टाइगर हो, इन सभी इंडिविजुअल के पास मेमोरी ग्लैंड्स, जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स विच आर यूज्ड फॉर फीडिंग देयर ऑफस्प्रिंग। अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करवाने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए इन सभी के पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। इसीलिए इन दोनों ऑर्डर्स को सेम क्लास में डाला है, विच इज मेमेलिया। तो हम कह सकते हैं क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो मेमेलिया के बारे में हमने बात की है, जो कि एक क्लास है। एक और क्लास आप जानते हो, एम्फीबियन। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह पर रह सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपने रेप्टाइल्स के बारे में भी सुना होगा। रेप्टाइल्स जो क्रॉलिंग, लैंड पर रहने वाले, जनरली लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं, ठीक है। ये जितने भी तीनों क्लासेस हैं ये आपस में सिमिलर है, लेकिन ऐसी क्या सिमिलैरिटी है इनके अंदर जो तीनों ही क्लासेस को एक ही फाइलम में डाला जा रहा है? भाई क्या सिमिलैरिटी है इन सभी के पास? वो सिमिलैरिटी है कि इन सभी के पास नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है। नोटोकॉर्ड क्या है? जो डॉर्सल, जो बैक साइड पर जो नोटोकॉर्ड है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के बारे में एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम होते हैं तो हमारे पास नोटोकॉर्ड होती है, जो कि अडल्ट होने पर, जब हम बड़े होते रहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। तो मैमेलिया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सभी वो कैटेगरीज है, क्लासेस हैं जिनके पास खासियत क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वो उनकी सिमिलैरिटी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो सभी ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं? कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉर्डेटा या फिर वर्टिब्रेटा कैटेगरी यहाँ पर लिखी है। जो फाइलम हमारे पास है वो है वर्टिब्रेटा, ठीक है। लेकिन कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी तो होते हैं, तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स होंगे। इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, सही है, नॉन कॉर्डेटा। तो जिन इंडिविजुअल्स के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगी वो नॉन कॉर्डेट्स होंगे। तो एक हमारे पास फाइलम है कॉर्डेटा और एक फाइलम है नॉन कॉर्डेटा, यानी कि वर्टिब्रेटा और इनवर्टिब्रेटा। तो इनमें क्या फीचर है, इनमें क्या सिमिलैरिटी है? इनमें सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही फाइलम सेम किंगडम में आते हैं, विच इज किंगडम एनिमेलिया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम एनिमेलिया। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पूरी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में हमने बात की है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। भाई स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे 100% सिमिलैरिटी, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है उनके अंदर। लेकिन जैसे ही मैं स्पीशीज से यहाँ किंगडम की तरफ आई तो जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटी थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। कैसे? भाई मेमेलिया में हम आ रहे हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग आ रहे हैं, क्या एक जैसे दिखने में है? क्या एक ही जगह पर रहते हैं? नहीं, सिर्फ कुछ एक या दो ही फीचर्स ऐसे होंगे जो कि हमारे में सिमिलैरिटी रखते हैं, है ना, ठीक। लेकिन अगर जब लायन के बारे में बात कर रहे थे, स्पीशीज के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें जितने भी लायंस आते हैं सब काफी ज्यादा सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स हमेशा डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज या फिर सिमिलर कैरेक्टर्स decreases from species to kingdom, decreases from species to kingdom। यानी कि जब भी हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो जो सिमिलैरिटीज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहेंगी। और ये जो 2 टर्म्स मैंने यहाँ पर छोड़े थे, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, किसी भी एक ऑब्लिगेट कैटेगरी या लेवल के बारे में बात करते हैं, तो उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? उस लेवल को हम कहते हैं टैक्सोन। चाहे मैं फाइलम के बारे में बात करूं, क्लास के बारे में, ऑर्डर के बारे में, जितनी भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है उसमें से किसी एक लेवल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसको टैक्सोन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो प्लूरल है, इसका प्लूरल वो है टेक्सा। द प्लूरल ऑफ टैक्सोन इज टेक्सा। तो यहाँ पर हमने बात की है क्लासिफिकेशन के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में। टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का मतलब है
ऑर्गेनिजम्स को यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को स्टेप वाइज क्लासिफाई करना यानी कि अरेंज करना। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं उसमें स्पीशीज क्या है, जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो ये जो कुछ फीचर्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए आपको ये डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा जो साइंटिफिक नेम्स के बारे में हम बात करेंगे तो कुछ साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, लाइक अनियन का हो गया, पोटैटो का हो गया। इसके अलावा जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में कुछ गिवन है, व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या है, राइट, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का और ह्यूमन का। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो साइंटिफिक नेम और जो पूरी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की गिवन है आपको वो अपने एग्जाम लेवल के लिए पढ़नी। उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकते हैं, ये डिफाइन पूछ सकते हैं, व्हाट इज स्पीशीज, व्हाट इज किंगडम, व्हाट इज फाइलम, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है। एक और क्वेश्चन इसके साथ 11th स्टैंडर्ड में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका क्या आधार है, किस बेसिस पर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। तो बच्चों जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके लिए आपको जो आंसर लिखना है वो ये है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, इकोलॉजिकल जो इंटरेक्शन होता है वो कैसा है, और सेल का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपसे उसका बेसिस पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल स्ट्रक्चर, इसमें आप बोलोगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल स्ट्रक्चर, सेल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इंटरैक्शन या फिर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी चीजों के बेसिस पर हम जो आजकल स्टडी कर रहे हैं, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हमने सिस्टमैटिक्स के बारे में भी पढ़ा और जो न्यू सिस्टमैटिक्स है, जो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स है उसके बारे में भी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कीज यानी कि टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड्स है क्या। तो बच्चों आपने देखा कि क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांट रहे हैं, और जो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं उसको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स का क्या मतलब है, बेसिकली टेक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब है ऐसे सोर्सेज जिसकी मदद से आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये पहचान सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स। यहाँ पर एड्स का मतलब है सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, आपने सुना होगा हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब क्या है भाई, होता क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो प्लांट जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर मिलता है, ठीक है, एंडेमिक जो प्लांट है, हम क्या करेंगे उस प्लांट की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मान लो उसकी लीफ हो गई, उसकी स्टेम हो गई या फिर उसकी ब्रांच, हम उसकी लीफ स्टेम या जो भी ब्रांच है उसको प्लग करके लाते हैं, एक शीट के ऊपर रखते हैं जिसको हर्बेरियम शीट कहा जाता है। एक शीट के ऊपर रखेंगे जिसको हर्बेरियम शीट कहा जाता है। इस हर्बेरियम शीट के ऊपर जैसे ही आपने अपनी जो लीफ है, जो ब्रांच है या फिर जो भी पार्ट आप उसका प्लग करके लाए हैं उसको रखेंगे। ये जो शीट होती है रेजिस्टेंट होती है, इसके ऊपर कोई माइक्रोब इजीली एक्ट नहीं कर सकते। तो आपने इसको क्या किया, प्रेस किया, फिर इसको प्रिजर्व करके रखोगे, ड्राई होने दोगे इस लीफ को, तो दबाओगे उसको, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रखोगे और इसको प्रिजर्व करने के लिए आप इसके ऊपर कुछ केमिकल्स को स्प्रे कर सकते हो जिसकी वजह से ये खराब ना हो, डेड डिके ना हो, आसानी से उसमें से स्मेल ना आए, ठीक है। साथ ही साथ आप इसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन को लिखते हो, मेंशन करते हो। तो मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो हर्बेरियम शीट है उसके ऊपर मेंशन नहीं की जाती है। तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताती हूँ, जो चीजें मेंशन नहीं की जाती है वो होता है हाइट ऑफ द स्टेम, हाइट ऑफ द स्टेम या फिर द पार्ट जो भी आपने प्लांट का प्लग किया है, तोड़ा है, ठीक है। तो ये कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है आपकी हर्बेरियम शीट पर। तो क्या क्या चीजें मेंशन होगी भाई, आपने इसका बोटैनिकल नेम, आपने इसका जो कॉमन नेम है वो लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो कलेक्टर है उसका नाम लिखा, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखा, डेट ऑफ कलेक्शन लिखा,
तो प्लेस लिखोगे, डेट लिखोगे, कलेक्टर का नाम लिखोगे, ठीक है। आप इसकी फैमिली लिखोगे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है आपने जो अपना स्पेसिमेन ऑब्टेन किया है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कलेक्टर्स नेम, फैमिली, ठीक है। यहाँ पर फैमिली लिख रहे हैं, कलेक्टर्स नेम हो गया, कलेक्टर्स नेम। इसके अलावा आपने इसका बोटेनिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों लिखा है, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि जिस प्लांट के आपको पिक्चर नजर आ रही है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसकी क्लासिफिकेशन आपने मेंशन की है। लेकिन जो चीज मेंशन नहीं की है वो क्या है, हाइट ऑफ द स्टेम या फिर हाइट ऑफ द पार्ट दैट यू हैव सेपरेटेड। तो हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, इट इज द स्टोर हाउस वेयर डेड प्लांट्स आर स्टोर्ड फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं ना घुमाने के लिए एजुकेशनल ट्रिप पे, तो हम हर्बेरियम में लेके जाते हैं। वहां पर क्या होगा, सभी शीट्स पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स को रखा जाता है, उनको वॉल पे लगा दिया जाता है ताकि उसको देख के आप आसानी से पता लगा सके कि कौन सा प्लांट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो है बोटेनिकल गार्डन। सो बोटेनिकल गार्डन क्या है, इसमें क्या होगा भाई, जब हर्बेरियम में डेड प्लांट्स को रखा जा रहा है तो जो बोटेनिकल गार्डन है उसके अंदर हम रखते हैं लिविंग प्लांट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर लिविंग प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है और ये एजुकेशन पर्पस के लिए होता है, स्टडी रेफरेंस के लिए होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे, उसके ऊपर उसके जो साइंटिफिक नेम है, उसके जो फीचर्स है उसको डिस्कस किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो जो बोटेनिकल गार्डन है काफी ज्यादा फेमस बोटेनिकल गार्डन है, क्यू इंग्लैंड में है, हावड़ा इंडिया में है। तो आपसे एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, और एनबीआरआई की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है भाई। तो 1 मार्क में आपसे एनबीआरआई की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। साथ ही साथ आपसे पूछेंगे 2 फेमस बोटेनिकल गार्डन बताइए कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, तो एक तो हो गया क्यू इंग्लैंड में और दूसरा होता है हावड़ा इंडिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 2 बोटेनिकल गार्डन के बारे में, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने पढ़ा है हर्बेरियम के बारे में, देन हमने पढ़ा है बोटेनिकल गार्डन, थर्ड हम पढ़ रहे हैं अबाउट म्यूजियम। तो भाई म्यूजियम में क्या होगा, म्यूजियम में स्पेसिमेन को रखा जाता है, डेड प्लांट्स या एनिमल्स के स्पेसिमेन को। तो जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं या जो छोटे छोटे एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, तो उनको स्टफ करके भर दिया जाता है, मतलब उनके अंदर का जो भी सामान था वो बाहर निकाल के उसमें स्टफिंग कर दी जाती है और उनको कुछ ऐसे केमिकल्स में, प्रिजर्वेटिव्स में रखा जाता है ताकि वो सड़े गले नहीं या फिर उनमें से स्मेल आए, क्योंकि अगर वो डेड या डिके हो जाएंगे तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, स्टडी रेफरेंस के लिए आप यूज नहीं कर पाओगे। तो मान लो कोई फिश है, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप एक कांच के बने हुए कंटेनर में, ग्लास में उसको रखोगे, ठीक है भाई। तो उसमें क्या होता है, आप इजीली उसको उठाकर ऑब्जर्व कर सकते हो उसके फीचर को। तो ये जो आपके पास ग्लास का बना हुआ कंटेनर है, इसके अंदर आपने एक लिक्विड रखा हुआ है, एक केमिकल रखा हुआ है जो कि या तो फॉर्मेलिन यानी कि फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या तो आप फॉर्मलिन लिख सकते हो फिर फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर ये वो केमिकल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रिजर्व करने के लिए एनिमल्स के अलग अलग स्पीशीज को फॉर स्टडी रेफरेंस। तो म्यूजियम में रखे जाते हैं डेड एनिमल्स को ताकि हम उनको स्टडी कर सके। कुछ जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको पिनिंग की जाती है, स्टफिंग की जाती है, स्टफ करके उनको भर दिया जाता है और उनके ऊपर कुछ केमिकल्स को भी स्प्रे किया जाता है। लेकिन जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उनके जो विंग्स है वो इजीली डिके हो सकते हैं, तो उनको हम इस केमिकल के अंदर नहीं रखते हैं। कुछ अदर तरीके के अलग टाइप के जो केमिकल्स होते हैं पाउडर की फॉर्म में या अलग तरीके से उनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं। तो ये अगेन जो म्यूजियम है वो भी स्टडी रेफरेंस के लिए होता है। तो इन सभी चीजों की मदद से हम ऑब्टेन कर सकते हैं नॉलेज और हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर किस ऑर्गेनिज्म की फीचर कैसे, उसके मॉर्फोलॉजी कैसी, राइट। और जो लास्ट कैटेगरी इसके अंदर फोर्थ है बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम और हर्बेरियम के बाद, वो है जू यानी कि जूलॉजिकल पार्क। तो बेसिकली जूलॉजिकल पार्क में हम क्या करते हैं, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को रखा जाता है। मेन जूलॉजिकल पार्क, जू का मतलब एनिमल्स। तो हम यहाँ पर लिविंग एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो जो लिविंग एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, ऑब्वियसली प्लांट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है किसी भी एनिमल को जिंदा रखने के लिए। तो फिर हम यहाँ पर बात करें जूलॉजिकल पार्क में जिसमें लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है, प्लांट्स को भी। तो आप स्टडी रेफरेंस के लिए वहां विजिट कर सकते हो और ये देख सकते हो कि कौन सा एनिमल कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका फीडिंग हैबिट क्या है, ये सब चीजें आप उससे
नॉलेज गेन कर सकते हो। एंड फिफ्थ और जो लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड है वो है कीज। तो बेसिकली कीज क्या है, इसको एनालिटिकल टूल कहा जाता है। तो एनालिटिकल टूल यानी कि एनालिसिस करने में हेल्प कर रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला एम्फीबियंस में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और जिनकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्ट है, ठीक है। और मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म है, एक है लॉयन और एक है फ्रॉग। तो लॉयन और फ्रॉग, तो हमने देखा भैया लॉयन के पास नोटोकॉर्ड है, फ्रॉग के पास भी है, लेकिन लॉयन की जो स्किन है वो क्या मॉइस्ट होगी, छू के तो देख रहे हैं लेकिन नहीं होगी, है ना। तो इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट तो होगी नहीं, लेकिन जो फ्रॉग है इसकी स्किन कैसी है, मॉइस्ट। तो क्योंकि फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है इन दोनों में से जो कि इन दोनों ही फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब कि फ्रॉग ही वो इंडिविजुअल है जो कि एम्फीबियन कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर लिया। तो जब भी हम इन दो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम पेयर में लेते हैं ना कैरेक्टर्स, उनको कपलेट कहते हैं। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमने लिया, पेयर ऑफ कैरेक्टर हमने लिया था, उसको क्या कहा जाता है, कपलेट। लेकिन जब भी हम एक सिंगल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, सो ईच स्टेटमेंट इन द कीज आर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इच स्टेटमेंट को, जो कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेड, LEAD, लेड। तो कपलेट यानी कि कपल, जैसे कि दो, तो जब भी दो स्टेटमेंट्स के बारे में बात हो रही है तो वो कपलेट है, जब भी एक सिंगल स्टेटमेंट के बारे में बात होती है तो वो लेड होता है, ठीक है। अब इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, कीज में क्या क्या एग्जांपल पढ़ेंगे। तो भाई एक एग्जांपल आप जैसे फ्लोरा फौना होता है, फ्लोरा फौना किसी भी एक जगह पर मिलने वाले वहां के प्लांट्स और एनिमल्स, तो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स और फौना मीन्स एनिमल्स। उसके बाद आप कैटलॉग्स भी इसके एग्जांपल में ले सकते हो। कैटलॉग का बेसिकली मतलब क्या है, ये एक ऐसे डाटा कंटेन करने वाली बुकलेट है जिसके अंदर अल्फाबेटिकली अरेंज होती है सारी स्पीशीज, अल्फाबेटिकली अरेंज स्पीशीज, यानी कि इसके अंदर जितना भी डाटा स्टोर्ड होगा उसमें जितनी भी स्पीशीज होंगी, ऑल दी स्पीशीज आर अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। इसके बाद आप मैनुअल और मोनोग्राफ के बारे में बात करते हो, मैनुअल एंड मोनोग्राफ। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जितनी भी स्पीशीज है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। तो जो मैनुअल और मोनोग्राफ है वो हेल्प करेंगे किसी भी एक स्पेसिफिक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, या फिर किसी भी एक एरिया में मिलने वाले जो नंबर ऑफ स्पीशीज है या जो इंडिविजुअल्स वहां पर रह रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।